ऐसे तो भूगोल के बारे में कुछ बताए थे तुम लोगों को जो है पहले बताए थे, अभी इस समय नहीं बताया है जो अभी चल रहा है। हाँ तो शुरू से बता रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है कि अगर कहा जाए आपसे कि जो हमारा प्राचीन भूगोल है, प्राचीन भूगोल के पिता कौन है, यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट इसमें आता है कि प्राचीन भूगोल के पिता। तो प्राचीन भूगोल के पिता कौन है आपके? हाँ, प्राचीन भूगोल के पिता जो है आपके इरेटोस्थनीज है। कौन है? हाँ, इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज जो है ये प्राचीन भूगोल के क्या है आपके? पिता हैं। तो जब प्राचीन भूगोल के पिता आपके इरेटोस्थनीज हैं तो बताइए आधुनिक जो चल रहा है, जो समय चल रहा है, यानी कि आधुनिक भूगोल के पिता किसको कहा जाएगा? अब देखो, आधुनिक भूगोल के पिता, तो जो आधुनिक भूगोल के पिता हैं वो कौन है? कौन है? कौन बताएगा? बताओ, नाम सुने हो? अलेक्जेंडर। हाँ, तो ये आपके हैं आधुनिक भूगोल के पिता। तो अगर पूछे प्राचीन भूगोल के पिता तो इरेटोस्थनीज, अगर आधुनिक भूगोल के पिता पूछे तो कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, हम्बोल्ट। तो ये आपके हैं हम्बोल्ट। ठीक है ना, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट अधमा रहेगा इसमें। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है क्या है? इसके आधुनिक भूगोल के पिता हैं। अब वैसे जानते हैं भू का मतलब क्या होता है? भूमि। हाँ, भूमि यानी पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या है? गोल। ठीक है, तो यही क्या है आपका? हाँ, भूगोल है। ठीक है, सही है। तो प्राचीन भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज, याद रखना। ठीक है, और आधुनिक भूगोल के पिता कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब देखना, भारत का जो संविधान है, संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 आता है। क्या आता है? अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है आपके भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका? भारत शब्द। तो भारत नाम का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, यानी कि अनुच्छेद। संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए कि भारत का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर किस में होगा? 1 में होगा। यानी कि अनुच्छेद 1 में जो है भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अर्थात भारत को क्या बोलते हैं? इंडिया बोलते हैं ना। अर्थात भारत को क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिया के नाम से। ठीक है, हाँ, तो जो ये इंडिया है आपका, इसका उल्लेख किया गया है आपके अनुच्छेद 1 में। तो इंडिया शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हाँ, अलेक्जेंडरिया, उसके बाद से क्या लिखे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। हाँ, हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख है। ठीक है, हाँ, इसी तरह डायरेक्ट लिख लो कि संविधान के अनुच्छेद 1 में, लिख लो उसको, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख किया गया है। किया गया है। उल्लेख किया गया है। हो गया। अब उसके बाद से आगे इसमें लिख लेंगे एक और नीचे नाम लेकर कि जैसे कहते हैं ना कि दुष्यंत का पुत्र कौन है? भारत है। यानी कि भारत के नाम पर शब्द क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद जो होता है ना, ऋग्वेद में भी किसका उल्लेख है? जो है भारत शब्द का उल्लेख है। भारत शब्द का बोले तो क्या? तो ऋग्वेद समझते हो ना, 4 वेद होते हैं। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 5वां भी वेद होता है, नहीं जानते हो? वो है आपका महाभारत। हाँ, 5वें वेद के रूप में महाभारत को जाना जाता है, जिसके रचयिता कौन है आपके? महाभारत के कौन है? वेद व्यास है, और रामायण के वाल्मीकि। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए तुम लोगों का। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया का उल्लेख किया गया है। नीचे एक और लाइन नोट करके लिख लेंगे उसमें कि भारत नाम का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में, भारत नाम का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में
वायु पुराण में मिलता है। हाँ वायु पुराण, हाँ वायु पुराण में मिलता है, वायु पुराण में मिलता है। तो दो जगह, एक तो संविधान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनुच्छेद 1 में हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कि ऋग वैदिक काल में जो है किसमें मिल रहा है आपके वायु पुराण में जो है भारत नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे उनके नाम पर जो है आपका भारत नाम पड़ गया था, ठीक। अब उसके बाद से अगला फाइट के रूप में जो आता है, पूछा जाए कि भारत जो है आपका कहाँ पे स्थित है। हाँ नक्शे में अगर पता किया जाए पूरे वर्ल्ड मैप में, तो उसमें भारत की स्थिति अगर कहा जाए कि जैसे कि ये होता है, 4 दिशाएं होती हैं, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर क्या होता है पश्चिम होता है। तो इसमें पूछा जाए कि भारत जो है, भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे है भारत। हाँ तो भारत की स्थिति जो है आपके ठीक यहाँ पे है, और यहाँ पे बोले तो कौन सा, उत्तर और पूर्व में। तो एक पॉइंट नोट करके यहाँ पे आ जाता है कि भारत की स्थिति जो है किस देशांतर में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो नोट डाल के एक लिख लो उसमें कि भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी देशांतर में स्थित है। हाँ भारत की स्थिति लिखेंगे, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति, हाँ भारत की स्थिति बराबर लिख लो उत्तर पूर्व, भारत की स्थिति बराबर लिख लो उत्तर पूर्व। कोई पूछ ले कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, तो आप बता दोगे उत्तर पूर्व में है, ठीक है। भारत की स्थिति कहाँ पे है आपकी, उत्तर और पूर्व में है। नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, NE, नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा आपका। हो गया इतना। चलो अब देखो यहाँ पे, अब कुछ बनाते हैं हम अपना वो ग्लोब जो होता है ना। हाँ देखो यहाँ पे जो है अक्षांश और देशांतर रेखा है, अक्षांश और देशांतर रेखा। हाँ हाँ बोल चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं की बात किया जाए तो ये जो होगा आपका क्या होगा, ठीक है। हाँ ये ग्लोब है आपका, ठीक है ना। अब देखना, तो इसमें हमें बात करना है किसकी, अक्षांश की, और किसकी बात करना है, देशांतर की। तो अक्षांश और देशांतर से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ और पॉइंट जो है इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। और उसके बारे में क्या जानना है हमको, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर ठीक इस ग्लोब के ठीक बीचों बीच से होकर जाती है रेखा, इस रेखा को क्या बोलते हैं जी, हाँ भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, उस रेखा का नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा का नाम क्या देते हैं, 0 डिग्री। यानी कि 0 डिग्री जो रेखा होती है ना, ये जो रेखा है आपकी, रेखा किसको कहा जाता है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले की सीधी आकृति को क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। तो ये आपकी रेखा हो गई, और इसी रेखा का नाम कौन सा होता है, भूमध्य रेखा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को 2 भागों में क्या करती हैं, हाँ बांटती हैं। और अरे भैया रुकिए ना, हम बताते हैं ना, उसको भी बताएंगे। अच्छा भूमध्य रेखा हम बोल रहे हैं और विषुवत रेखा बोल रहा है, तो इसमें तुम लोग दोनों गलती से ही बोल रहे हो। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। भूमध्य रेखा बोलो या फिर क्या बोलो इसको, हाँ विषुवत रेखा बोलो, विषुवत रेखा, दोनों आपकी रेखा एक ही होती है। या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलो आप, 0 डिग्री क्या बोलो, देशांतर रेखा, ठीक है। तो एक होता है, हाँ ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ठीक। अगर इसके ऊपर अगर 1 डिग्री का जो है, जैसे कि 1 डिग्री के ऊपर लेते हैं कोई रेखा हम लेते हैं और इस रेखा को इससे मिलाते हैं, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा हमारा। 1 डिग्री पे खींच रहा है ना, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके खींचते रहेंगे तो ऊपर तो उत्तर होता है और नीचे क्या होता है आपका, दक्षिण होता है। तो इस तरह से अगर खींचते जाएंगे 1-1 डिग्री का, 2-2 डिग्री का, इस तरह से, तो इस तरह आपकी देशांतर रेखाएं जाती रहेंगी। और एक कंडीशन आएगा जब ये देशांतर रेखाएं आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिद्ध में हो जाएगी। तो जैसे ही सिद्ध में हो गई, तो अब बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। अरे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे रेखाएं अगर पूछा जाए तो जो हमारी रेखाएं होगी कितनी होगी, 90 होगी।
हाँ ये, हाँ थोड़ा सा देशांतर बार बार हम बोल रहे हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग लेटीट्यूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड, और इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, हाँ लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड का मतलब ये होता है कि जो लेटी हुई रेखा होती है ना उसको अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। एक चीज़ देखना, जो ये लेटी हुई रेखा दिख रही है ना तुम्हारी, हाँ तो इसको लेटीट्यूड बोल दिया जाएगा। और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जो सीधा लंबवत हो, और जो लंबवत होती है उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो याद रखना, लेटी हुई से लेटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो एक अगर याद रहता है तो दूसरा अपने आप बता सकते हो कि कौन सी रेखा होगी हमारी, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलो, या भूमध्य रेखा बोलो, या विषुवत रेखा बोलो, तीनों का मान क्या होता है, एक ही होता है। अक्षांश रेखा है, जो रेखाएं लेटी हुई होती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो रेखाएं ऊर्ध्वाधर होती हैं उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। आया समझ में, ठीक है। उसी तरह से ऊपर गए तो यहाँ पे कितनी रेखाएं हो गई आपकी, 90 हो गई। उसी तरह जब आप यहाँ से 1-1 डिग्री अगर लेते हैं, 1 डिग्री यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे करके जाएगा, और इस तरह से जाएगा तो एक कंडीशन आएगी जब यहाँ से और यहाँ तक पूरा कितने डिग्री हो जाएंगे फिर आपके 90। तो 90 नीचे हो गए और 90 ऊपर हो गए। सो ठीक है, अक्षांशों की बात करते हैं हम लोग, अक्षांश की बात कर रहे हैं ना, ये नीचे वाले अक्षांश है ना आपके। अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं आपके, तो कुल अक्षांश कितने हो जाएंगे, तो देखो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, 180, बीच में बच गया कौन सा, 0 डिग्री, ये भी तो रेखा है ना, ये भी तो आपका अक्षांश रेखा है। इसका मतलब है कि 90 या 90 180 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 181। तो कुल अक्षांश रेखाएं, अक्षांश, कुल अक्षांशों की संख्या पूछ लें तो आपके कितने हो जाएंगे, 181 हो जाएंगे। लेकिन बात यहीं तक नहीं आती है, आकर आगे भी अटकती है, और अटकती है उसी में सब लोग अटकते हैं। देखो कैसे, अगर पूछा जाए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें, अक्षांश रेखाओं की संख्या, देखो कुल अक्षांश 181, अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत लोग गलत जवाब देंगे, रेखाओं की संख्या पूछ लें। रेखा किसको कहा जाता है, रेखा भी बताए ना, 2 बिंदुओं के मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है रेखा कहलाती है। लेकिन जब आप 90 डिग्री खींचेंगे ना तो ये बिंदु आकार का यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो 2 ऐसे आएंगे जो रेखा के रूप में नहीं हो सकते हैं, वो बिंदु के रूप में होंगे। और जब बिंदु के रूप में होंगे तो उसको रेखा हम कहेंगे नहीं कहेंगे। इसका मतलब कि एक नीचे और एक ऊपर, यानी कि एक उत्तरी जो है, हाँ उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव पे जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपके बिंदु आकार का बन रहा है, जिस कारण से अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 189, यानी 181 में से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे तो 179। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है आपकी, और इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। कुल अक्षांश 181, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। है समझ में, अक्षांश रेखा है किसको नहीं गिनते, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये बिंदु आकार का बनता है ऊपर नीचे, इसलिए इसको नहीं गिनते हैं हम लोग। तो ये 179 आपका हो जाता है। समझ में आ रहा है जी भूगोल। ये अक्षांश रेखा है और इसके सभी समांतर है। असमांतर कब होती हैं, जब दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं ना, सबके बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है आपकी, बराबर होती है। यानी कि 1 डिग्री का अंतर यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 1 डिग्री का अंतर होगा, 2, 4, 5 और 6 नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है अगर बात किया जाए इसमें, तो ये लिख लिया पूरा, ये हो गया ना, मिटा दे इसको, हाँ ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, फैक्ट में आपका यही पूछा जाएगा कौन सा, कि जो है कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो वहाँ पे 181 मार के आओगे और फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलती हो जाएगा, ठीक है। हाँ 179 मार्क के हो गया, ठीक है। हाँ उसके बाद से अब इसमें आगे थोड़ा सा हम बात करें अब, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर से, इस बार ठीक से नहीं बना ना, चलो तो यहाँ पे ध्यान देना।
अच्छा ये बताओ, ये जो खींच रहे हैं ये कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है? देशांतर, ऊपर से नीचे आ रही है आपके। और उसके बाद से ये कौन सी रेखा हो जाएगी? हाँ, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपका हो गया। सब आएगा, धीरज रखो थोड़ा सा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग मानक समय कहाँ से लिया गया है। आज समय भी निकालना बताएंगे कि समय आप किसके बीच में जो है निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। हाँ, ये भी जो है जानेंगे हम लोग। तो यहाँ से एक चीज़ निकला आपका, जो हम बताए थे, ये जो आपका था, ठीक है। अभी इसमें और कुछ बाकी है यहाँ पे, जैसे कि ये था आपका भूमध्य रेखा था। इस रेखा के ऊपर एक और रेखा होती है जो 22.5 डिग्री क्या होती है, झुकी होती है अपने अक्ष पे। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें, इसको मिटाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 22.5 डिग्री। तो 23.5 होता है ना? हाँ, 23.5 डिग्री होता है। तो 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। तो ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। बाकी ये 0 डिग्री वाला जान गए हो। फिर इसके ऊपर एक और रेखा होती है जिसे क्या कहा जाता है? 66.5 डिग्री। तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ये आर्कटिक रेखा नहीं, आर्कटिक वृत्त होता है। क्या होता है? आर्कटिक वृत्त होता है। और जो यहाँ पे 90 डिग्री होता है वो आपका उत्तरी ध्रुव होता है समझ में। फिर से वैसे ही जब 23 डिग्री ऊपर है तो 23.5 नीचे भी तो होगा। तो यानी कि 23.5 डिग्री ये कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा होती है। तो ध्यान रखना, मकर रेखा। और फिर से 66.5 डिग्री जो होगा वो कौन सा होगा? अंटार्कटिक रेखा, ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। तो ये पॉइंट जो है आपको थोड़ा सा क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। लोग लिख लो इसको ठीक से, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए आपको, इसलिए छूट रहा था ये बीच में, तो ध्यान रखना। बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, या 0 डिग्री या अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक। उसके बाद से इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है। और ठीक इसके और ऊपर देखेंगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक आपकी वृत्त हो जाएगा। और नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा और 66.5 डिग्री जो है अंटार्कटिक वृत्त हो जाएंगे। तो ये भी फैक्ट आपको जो है पता होना चाहिए। आपको 3 बार आम लिखना है। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे आ और क्या हो जाएगा? म। फिर से आ और ये भाई एक और छूट रहा है क्या? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप छूट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है 5वां पे यूरोप है, यूरोप। और यहाँ पे क्या है 6वें पे? ऑस्ट्रेलिया। नहीं, अब नहीं छूट रहा है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो आम एक बार हो गया ना यहाँ पे, फिर से यहाँ पर हो गया और एक बार फिर से यहाँ पे और म, ठीक है। ये हो गया आपके 6 हो गए। अब ज़रा ध्यान देना, अब उसके बाद से क्या लिखना है? तो आपको 2 बार क भी लिखना है, क बी। फिर से क्या लिखेंगे? क और बी। बस इतना ही हो गया तुम्हारा आपका। देखो आ का मतलब क्या होता है? आर्कटिक वृत्त। और म का मतलब क्या होता है? मकर रेखा। और वी का मतलब क्या होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। और क का मतलब क्या होता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। अरे ठीक है, जो भी है, जहाँ पर भी है। तो यही सब है, सबके बारे में भी यहाँ पे लिख दिए हैं। यानी कि पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? आर्कटिक रेखा गुजरती है और उसके बाद से कर्क रेखा। अरे ये नहीं, ये दूसरा में है ना, ये दूसरा में है आपका, और ये वाला है पहला में। हाई दिया दे दिए हैं, तुम लोग को दिक्कत कर रहा है इसमें। तो इस तरह से आप बता सकते हैं एशिया महाद्वीप जो है ये किससे, कौन कौन सी रेखा इससे गुजरती हैं? आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा गुजरती हैं। अफ्रीका किससे? मकर रेखा और विषुवत रेखा। हाँ क्या? मकर रेखा बोले। अच्छा, आर्कटिक रेखा और यहाँ पे क्या? अरे हाँ, ये बीच वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है। हाँ, एम का मतलब यहाँ पे लिख लेना मकर रेखा। हाँ गलती बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आर्कटिक और कर्क रेखा। अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा और विषुवत रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा।
उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सा जाता है? आर्कटिक कर्क, यही तो हो गए ना। हाँ, दक्षिण अमेरिका से मकर रेखा और विषुवत रेखा, यूरोप से आर्कटिक रेखा और ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा। मात्र इन दोनों से एक एक गुजर रहे हैं, बाकी जो है सबसे दो दो आपकी गुजर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे हम लोग, तो इसको लिख लो। ये ट्रिक है याद करने के लिए, हमेशा याद रहेगा जो है। बस ये क्रम 6 पता होना चाहिए, आप बनाकर वहाँ पे पता कर सकते हो अगर पूछेगा तो। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। चलो यहाँ पे देखो ज़रा ध्यान से, ये जो बात कर रहे थे अब थोड़ा देखना है यहाँ पे। ये जो है ये क्या है आपका? यहाँ पे जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री क्या है आपका? देशांतर है। छोटा दिख रहा है कहाँ अभी? अरे ठीक है, अच्छा बूढ़ा बड़ा है तो थोड़ा और बड़ा बना है, ठीक है बना देंगे। चलो, ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा है। इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग बोलते हैं, जैसे 0 डिग्री ये क्या था? भूमध्य रेखा था, तो 0 डिग्री देशांतर भी तो होगा ना। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग नाम देते हैं, जो अभी बोले थे, ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाँ, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रधान यामोत्तर नहीं होता है, मध्याह्न होता है, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा इसको बोलते हैं, प्रधान, हाँ वो भी होता है, मध्याह्न रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है इसको, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया ना यहाँ पे? अब ज़रा देखना, तो जो ये देशांतर है ना, ये क्या है आपकी? देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर, और इसमें पूछा जाए कि जिस तरह से अक्षांश रेखाओं में कुल मिलाकर कितने थे आपके? कितने थे? 181। लेकिन इस देशांतर रेखाओं में जो होते हैं ना, वो आपके कितने डिग्री? तो वो होते हैं आपके 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा हमारा। 360 आपकी क्या होती है? देशांतर रेखाएं होती हैं। कितने होती हैं? 360 डिग्री देशांतर रेखाएं आपकी होती हैं। और 180 डिग्री कब होगा? जब ये बिल्कुल जो है आपका क्या होगा? सिद्ध में, ये पूरा यही होता है ना 180। तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, ठीक है, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा आपका होता है, उस रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा नहीं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? तिथि रेखा। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया यहाँ पे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम देते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये नोट कर लेंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है आपकी, ठीक। तो बताओ इसमें देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 360, क्योंकि एक बिंदु जो होता है ना, ये बिंदु, इस बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? हाँ, नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। कौन सा चीज? नहीं वो नहीं नहीं ये नहीं होगा। 360 होगी, इसमें आपका एक अधिक और एक कम नहीं होगा, इसमें अधिक और कम नहीं होगा, 360 होगी। हो गया? हाँ लिख। हाँ मध्याह्न है। समय का निर्धारण वही से होता है, ग्रीनविच टाइम से ही, समझ रहे हो ना? हाँ, देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसी को GMT का नाम से हम लोग जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि जो हमारा भूमध्य मानक समय होता है वही होता है, मानक समय जो लिया गया। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं या कहते हैं, ठीक। 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री हो जाएगी।
जिसको ग्रीनविच रेखा बोल रहे हो, यहाँ जहाँ से मानक समय हमारा लिया गया, मानक समय कहाँ से लिया गया है जी? हाँ, मिर्ज़ापुर के नैनी से, यहीं से लिया गया है ना? हाँ, नैनीताल से, ठीक है। तो हाँ, तो इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं? GMT, 0 डिग्री देशांतर रेखा ही क्या कहलाती है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यानी कि ग्रीनविच जो रेखा है आपके, उसी को बोलते हैं हम लोग GMT, यानी देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। लिख सकते हैं देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी, मध्य में है ना आपका, तो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है ना, उसी को हम लोग नाम देते हैं GMT। हाँ, यानी कि भूमध्य मानक समय हो जाएगा। लिख लो GMT बराबर भूमध्य मानक समय, भूमध्य मानक समय, भूमध्य मानक समय हो जाएगा आपका। दूरी बोले कि समय बोले? हाँ, देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। अब कोई पूछ ले कि 1 डिग्री में जो है कितना कोण बनता है? 1 डिग्री में कितना कोण नहीं, बल्कि जो है, अरे 4 मिनट होता हो तो हमको पता है, ठीक है। वो कैसे आता है अब उसको भी बारे में बताएंगे हम कैसे आता है। हाँ, 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर होता है, ये ध्यान रखना। जो देशांतर, अक्षांश और देशांतर बता रहे थे ना, तो 1 डिग्री का मतलब कितना किलोमीटर होता है? 1 डिग्री बराबर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेगा तुमसे, तो ध्यान रखना 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री बराबर कितना किलोमीटर? हाँ, 111 किलोमीटर। तो इसको नोट करके लिख लो वहाँ पे, 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर। हाँ हाँ हाँ, देशांतर का है। हाँ, 111.32 होता है उसका। आज लिखवाए हैं सर जी। कहाँ, स्कूल में? ठीक है, चलो तब तो फ़ायदे है, 2 बार तुम लोगों का रिवीजन भी हो जा रहा है। हाँ, अच्छा, तब बढ़िया है। कहाँ? बताइए ना। तो अक्षांश रेखाओं का मध्य दूरी था, ठीक है। और देशांतर रेखाओं का पूछ ले तो 111.32 हो जाएगा, ठीक है, इतना किलोमीटर। देशांतर का बोल रहे हैं? हाँ, ये देशांतर का और ये अक्षांश का है आपका। सर, ये अक्षांश का? हाँ, 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है ना 111 किलोमीटर, और देशांतर रेखाओं के लिए आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें 111.32 हो जाता है। हाँ, पहले ये नहीं लिखवाए थे ना, इसीलिए तो दोनों का लिखना पड़ेगा ना, तो ठीक है। ये आपका अक्षांश और ये क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगी। हाँ, अच्छा ये बताओ, न्यूनतम दूरी पूछा जाए तो कहाँ पे होगा? अगर दूरी पूछा जाए तो न्यूनतम कहाँ पे होगा आपका? अरे न्यूनतम दूरी कहाँ पे होगी? देशांतर रेखा में पूछा जाए कि न्यूनतम दूरी कहाँ पे होती है आपकी अक्षांश रेखाओं में, इसमें जो है न्यूनतम दूरी इसके ध्रुवों पर होती है। 0-0 हो जाएगा ना, तो जब 0-0 हो जाएगा तो न्यूनतम दूरी जो हो जाएगी ध्रुवों पर हो जाएगी, और अधिकतम दूरी जो हो जाएगी ठीक इसके बीच में, यानी भूमध्य रेखा पर, समझ रहे हो ना। तो वहाँ पे जो दूरी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे दूरी आपकी क्या हो जाती है? कम। न्यूनतम बोले तो कम, यानी कि 0 डिग्री हो, लगभग 0 किलोमीटर के बराबर होता है। जो दूरी होती है ना, ध्रुवों पर सबसे कम होती है, और मध्य में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी देख रहे हो, सामने दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। तो इतना चीज़ें हैं, बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी और जो है अब कल जो है हम लोग निकालेंगे समय थोड़ा सा, क्योंकि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं पूरा मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 360 का। यानी कि पूरा पृथ्वी अगर एक चक्कर लगाए तो कितने डिग्री बनेगा? 360। और एक चक्कर लगाने का मतलब कि 1 दिन, और 1 दिन का मतलब 24 घंटा। तो 24 घंटा बराबर किसका हो जाएगा तुम्हारा? 360 के। तो बताओ 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? तो 360/24 बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 घंटे में कितना डिग्री जा रही है? 15 डिग्री जा रही है। लेकिन हमें 1 डिग्री का मान निकालना है, तो 1 डिग्री बराबर 1 घंटा। 1 घंटा को क्या लिखते हैं? 60 मिनट लिखते हैं।
लिखते हैं ना। हाँ, 1 घंटा बराबर 60 मिनट लिखते हैं। तो अगर यहाँ से जो है 15 डिग्री था ना, 15 डिग्री था। यहाँ पे देखो तो 1 घंटा बराबर यानी 1 हावर्स बराबर जो है आप लिख सकते हैं 15 डिग्री। तो यहाँ से 1 घंटे मैंने कितना मिनट, 60 मिनट। तो यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो ये आकर इधर क्या करेगा, भाग। तो 60 बटे कितना हो जाएगा 15। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। तो जब भी 1 डिग्री आपका बढ़ रहा है आगे, इसका मतलब कि क्या, 4 मिनट आप आगे चले गए, 4 मिनट क्या हो गए, आगे चले गए। अब वहीं से समय आपका निकलना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब देखो हाँ, इस ग्लोब की बात करें इसमें, तो ये जो देशांतर होता है ये कौन सा देशांतर होगा, पूर्वी देशांतर। और ये देशांतर कौन सा होगा, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ये तो समझते हो, तो थोड़ा ये समझो आप। ये आपका GMT है, क्या है GMT, जहाँ पे टाइम कितना होता है, पूरा 12 होता है, पूरा 12 होता है। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि जब भी आप बीच वाले से यानी कि ठीक इधर से आप लिखते जाते हो आगे की तरफ तो प्लस में होता है। यानी कि आप अगर 12 से इधर जाओगे तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट आया था तुम्हारा, 4 मिनट आया था। और 1 घंटे बराबर कितना मिनट आया था, 15 डिग्री आया था। 1 घंटे बराबर 15 डिग्री आया था। यानी कि जैसे ही आप इधर 15 डिग्री जाओगे तो आपका 1 घंटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे ही 15 मिनट आगे जाओगे तो 1 घंटा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर से अगर यहाँ पे फिर 15 डिग्री जाते हो यानी कि 30 डिग्री, तो कितना घंटे जुड़ जाएगा आपका, 2 घंटे। तो ऐसे करके चलते जाओगे और जब 180 डिग्री जाओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे आपके, अरे कितने घंटे हो जाएंगे, 15 से भाग करो, 12 घंटे होंगे ना। 15 दूना के 30 और 15 कम 15 3 18 हो जाएगा ना। अरे 15 मिनट मैंने 1 घंटा, तो 15 से भाग करेंगे 12 घंटे आ जाएंगे। यानी 180 डिग्री पे कितने घंटे जुड़ेंगे आपके, 12। तो अगर यहाँ पे आपका 12 बज रहा है तो बताइए 180 डिग्री जब होगा तो कितना बच जाएगा, तो 12 और 12 24, पूरा 1 दिन पूरा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इधर जाते हो ना तो 1 माइनस होता है। तो 1 माइनस का मतलब कि अगर 15 डिग्री आपने गया, इसका मतलब माइनस में आप 1 चले गए, 1 घंटा पीछे चले गए। तो 12 से कितना बच जाएगा, हाँ 11 होगा, 1 नहीं होगा 11 होगा। फिर अगर यहाँ पे 30 डिग्री गए तो कितना घंटे पीछे चले जाएंगे, 2, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो वहाँ पे समय आपका क्या होता है, जुड़ता है। और जब 0 डिग्री से आप पश्चिमी देशांतर में जाते हैं तो वहाँ पे समय क्या होता है आपका, माइनस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो मानक समय लिया गया है ना, वो हमारे कितना डिग्री आगे है आपका, 5.5 घंटा अधिक है। ये तो रटाया होता है हमको, लेकिन वास्तव में आता किससे है। और कितना डिग्री होता है, 82.5 डिग्री होता है, 82.5 डिग्री। यानी कि 82.5 डिग्री। अब अगर इसका मान निकालेंगे तो 82.5 डिग्री का मान निकालेंगे तो आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है। तो 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 से क्या कर लेंगे, गुणा। तो 4 से गुणा कीजिए, देखिए 5.5 घंटा आएगा। तो 82 में 4 का गुणा करो, 4 दूना के 8 और 4 8 है 32, 300 कितना हो गया, 28। फिर प्लस करते हैं ना, और ये 1/2 का 4 से गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 यानी कि 2। तो 328 और 2 कितना होगा, 330। और ये किस में आएगा, किस में आएगा, घंटे में आएगा। तो आपको जो है इसको जो है किस में बदलना पड़ेगा, इतना क्या बोलते हैं, हाँ मिनट में है ना, हाँ सॉरी मिनट में है, किस में है ये, मिनट में है। और जब 60 से भाग करेंगे तो किस में बदल जाएगा, घंटे में बदल जाएगा। तो देखो 60 से भाग करो इसको, तो 6 5 30 हो गया, यानी 300 होगा। बचेगा लास्ट में कितना, 30, और 30 बचेगा तो आधा मिनट यानी कि 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 घंटा आपका जो है, हाँ आधा घंटा, ठीक है वही आधा घंटा। तो 5.5 होगा ना, हाँ। तो ये समय हमारा यहाँ से निकलता है आपका, ठीक है, हाँ समय यहाँ से निकलता है। लेकिन इसमें और थोड़ा सा चीज़ आगे बढ़ जाती है थोड़ा सा। तो ये समझ में आया ना कि जब आप 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय आपका जुड़ता है, पश्चिम के जाएंगे तो क्या होगा, घटता है। अब एक ग्लोब बनकर आता है इस तरह से, यहाँ पे देखो। अब ये हो गया आपका जो है GMT हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे जो है टाइम कितना हो रहा होगा, 12। तो जब आप इधर से जाते हैं, इधर से जाते हुए इधर की तरफ जाते हैं तो आपका क्लियर है कि टाइम तो बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से इसमें इंटर कर जाते हैं
0 डिग्री जो है देशांतर, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर से जब आप पश्चिमी देशांतर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपको एक दिन का फ़ायदा हो जाता है। फ़ायदा का मतलब कि ये रविवार आ रहा है ना, तो आपका एक दिन घट जाएगा। जैसे ही रविवार से यहाँ जाएंगे तो सोमवार नहीं आएगा, शनिवार आ जाएगा, यानी कि आपको एक दिन का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से जब 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से जो है पश्चिमी देशांतर में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारा जो है आज शनिवार है, तो उसमें जाने के बाद से हमारा कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। सोमवार से पहले वाला ना, सोमवार से पहले क्या आता है, अरे संडे आता है, तो संडे ना होगा यहाँ पे, अच्छा शनिवार बोले, ठीक है जो भी बोले। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इधर से इधर की तरफ जाएंगे और जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे ना, तो 12 घंटा तो अपने इधर चल लिया, फिर से 12 घंटा इधर आ जाएंगे आप, तो 12 कितना हो जाएगा, 24। तो आप एक दिन इधर क्या हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। एक दिन जब पीछे जाएंगे यानी कि एक दिन आपका घट जाएगा, लेकिन आपका एक दिन क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे संडे था, ठीक है, यहाँ पे संडे है, तो यहाँ पे जाने के बाद से आपका सैटरडे आ जाएगा, यानी फिर संडे आपको दोबारा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, जैसे इधर से जाएंगे तो इधर से जाएंगे और इधर प्रवेश करेंगे तो अब देखो, अब जब आप इधर से जाओगे ना, जब इधर से आप ये पश्चिमी देशांतर से जा रहे हो, जैसे पश्चिमी देशांतर से जाओगे और जैसे इंटर करोगे पूर्वी देशांतर में ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा और तुम्हारा एक दिन घट जाएगा। तुम्हारी एज जो है ना एक दिन क्या हो जाएगी, हाँ घट जाएगी तुम्हारी एज, अरे वही एज बढ़ने का मतलब आपका घटता है, समझ रहे हैं ना? हाँ ये बात है। आपका क्या एज बढ़ रहा है, नहीं आप घट रहा है, तुम्हारा एज 60 वर्ष है, तो समझो कि जो है 18, 14, 15 आप जी लिए और कुछ और बाकी है तुम्हारे, ठीक है ना? हाँ। तो इधर जैसे इधर से जाते हैं तो एक दिन बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि तुम्हारा एक दिन का हानि हो जाता है। इधर जाएंगे तो क्या होगा, हानि होगा। जब आप इधर से इधर गए तो हानि हो रहा है, इधर से इधर गए तो लाभ हो रहा था ना, एक दिन पीछे आ रहे थे। तो एक दिन कमी का मतलब लाभ होता है और एक दिन अधिक का मतलब क्या होता है, हानि होती है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये होता है थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा वाला का।